जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों मैं तुम्हें तीनों लॉज ऑफ मोशन के बारे में बता चुका हूँ। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी समझा दिया था। इसके अलावा मैंने तुम्हें इंपल्स के बारे में भी बता दिया था। समझ में आ गया? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन of linear momentum। ये टॉपिक आप लोगों ने 9th में भी शायद पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें ये बोला जा रहा है, देखो इसको हमें दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी प्रूव कर सकते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एग्जाम में देख लेना, अगर ये डिराइव करने को आता है तो जनरली ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही डिराइव करना है। लेकिन अगर बोला गया है स्पेशली कि प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर टू और मोर देन टू बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं, इंटरैक्ट करती है का मतलब इंटरैक्ट कैसे करेंगे? आएंगे, टकराएंगे, फिर वापस कहीं और चले जाएंगे, यही होगा। तो दो या दो से ज्यादा बॉडीज अगर आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो सेम ही होगा। मतलब टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड ही रहेगा। समझ में आया? ऐसा कब? ऐसा तब जब एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगाया जाएगा। समझ में आ गया? अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया गया है तो अगर दो या दो से ज्यादा सेवरल बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं तो उनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम इससे भी डिराइव कर सकते हैं और थर्ड से भी कर सकते हैं। पहले इससे करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताओ बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन two or more than two bodies interact with each other, then their total momentum remains constant। तो उनका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट कह लो, फिक्स्ड कह लो, कंजर्व्ड कह लो, या ये भी कह सकते हो टोटल मोमेंटम डू नॉट चेंजेस। इन सभी बातों का एक ही मतलब है, चेक कर लो। हाँ, और इसके आगे तुम्हें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडीज। इसमें यह सबसे अहम और खास बात है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है तब उन बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम है या लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई दिक्कत? अब सेकंड लॉ से इसको आप कैसे प्रूव करोगे वो समझते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अब देखो, मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और वो सभी ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं या मूव कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है तो सबका मास अलग अलग होगा, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो ऐसा करते हैं, लेट
there are so many particles of mass m1, m2, m3, m4 dot 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 moving with velocity v1, v2, v3, v4 dot 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 respectively। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? बहुत सारे पार्टिकल है, सबका मास अलग अलग है और सबकी वेलोसिटी भी अलग अलग है, वो सब मूव कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, टोटल मोमेंटम कितना हो गया? टोटल मोमेंटम कौन बताएगा? अरे जल्दी बोलो। एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा तो उसका मोमेंटम क्या रहा होगा? चेक करो, m1 v1, दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 v2, तीसरे ऑब्जेक्ट का m3 v3 प्लस डॉट डॉट डॉट। बोलो हाँ, यही तो रहा होगा। तो टोटल मोमेंटम को बच्चों मान लेते हैं p विच इज इक्वल टू m1 v1 क्या हो गया? p1, और ये क्या हो गया? p2। p2 का मतलब समझ पा रहे हो? ऑब्जेक्ट 2 का मोमेंटम प्लस p3 प्लस p4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये वेक्टर का साइन मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। सवाल ये है कि आप इस टोटल मोमेंटम को कांस्टेंट कैसे प्रूव करोगे? ये बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो ये होगी कि देखो हमने टोटल लीनियर मोमेंटम फाइंड कर लिया। अब ये कंजर्व कैसे होगा ये हमको पता लगाना है। ये कांस्टेंट कैसे होगा, फिक्स कैसे होगा, ये हमें सोचना है। बच्चों पहले मुझे ये इसको ना इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब मुझे ये बताओ, हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट यूज करोगे। क्या होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। सही है। और जब मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? k टाइम्स ऑफ dp बाय dt। तो k टाइम्स ऑफ dp बाय dt। और बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है? 1। तो f की वैल्यू क्या आ गई फाइनली? मुझे लगता है मुझे सीधा यही लिखना चाहिए था, पता नहीं मैंने ये सारा क्यों लिखा, पर चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, एक्सटर्नल फोर्स तो हम लगा नहीं रहे, वहां पर क्या बोला गया है? मोमेंटम तभी कंजर्व होगा, तभी फिक्स होगा, तभी कांस्टेंट होगा अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो। तो यहां पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। मैं यहां पर एक काम कर देता हूं, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। बच्चों अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो एफ की वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? जल्दी बोलो। 0 हो गई। और अगर एफ की वैल्यू 0 हो गई तो जरा दिमाग लगाओ, इसके बाद यहां पे लिख दूं? ठीक है, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी था, तो आप चेक करो डीपी बाई डी टी अब कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? और साथ में मुझे ये भी बताओ, ऐसी कौन सी चीज होती है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर 0 आता है? आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है? डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैंने तुम लोगों को समझाया था ना। तो किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों? जल्दी बोलो। कांस्टेंट का। जैसे मान लो मैंने बोला 5 का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? 0। हमेशा किसी न किसी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर इस क्वांटिटी, ये क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन ही तो हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब p कौन है? इसका मतलब p कौन है? कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो यहां पर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन of any constant is always 0। तो इसीलिए यहां पर p क्या हो गया बच्चों? p क्या हो गया? कांस्टेंट।
P के कांस्टेंट होने का मतलब ये है, अब P की वैल्यू क्या थी जरा चेक करो, P की वैल्यू क्या थी, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसका मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उन सभी का जो सम होगा यानी टोटल लीनियर मोमेंटम वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और यही हमें लाना था, पढ़ लो जरा यहाँ पे वापस से, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट when two or more than two bodies interact with each other then their total linear momentum remains constant or fixed or conserved which do not changes if no external imbalance forces applied on the bodies। समझ में आ गया? तो जैसे ही हमने फोर्स को जीरो पुट करा टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। इसी से ये चीज प्रूव हो गई। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, thus in the absence of any external force total linear momentum of the system का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, वो सारे ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं इज कांस्टेंट। समझ में आ गया? चले आगे। अब इसी लॉ को हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी प्रूव कर सकते हैं, उसकी अलग डेरिवेशन है, तो इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में और याद भी कर लेना। अगर इससे सेकंड लॉ से पूछा गया तो आपको ये करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब हम फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ही पढ़ रहे हैं, पर इस बार हम उसको कैसे प्रूव करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। और ये वही है जो तुमने 9th क्लास में सीखा था। अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो टकराने से पहले जो उनका टोटल लीनियर मोमेंटम था वो किसके इक्वल हो जाएगा, टकराने के बाद यानी कोलिजन के बाद जो टोटल फाइनल मोमेंटम होगा, ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। समझ में आ गया? यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पर काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो इसको लिखोगे कैसे बच्चों, फॉर एन आइडियल कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब है टकराना, आइडियल का मतलब है एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। वैसे जब दो बॉडीज टकराती हैं तो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी लॉस हो रही है, तो मोमेंटम और वेलोसिटी कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा। तो हम वो सब चीजें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या मान लिया कि दो बॉडीज का आइडियल कॉलिजन हो रहा है। For an ideal collision of two bodies, the total initial linear momentum of two bodies before collision will be equal to, या is equal to भी लिख सकते हो, is equal to the total final linear momentum of two bodies after collision. If no external unbalanced force acts on it। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं? इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बल्कि हम डेरिवेशन ही करने जा रहे हैं। मान लो बच्चों ये एक बॉडी है, इसका मास है m1 और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2। ठीक है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लेते हैं u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u2 मान लेते हैं। मतलब ये 1 1 1 वाला लेके चल रहे हैं, 2 2 2, कोई दिक्कत? तो अगर ये इधर आ रहे हैं तो पक्का कभी ना कभी ये टकराएंगे। तो मान के चलते हैं यहाँ पर आकर ये दोनों टकरा गए, तो क्या बच्चों मास में चेंज आएगा टकराने पर? नहीं।
टकरा गए। कैसे टकराए पता लग रहा है? मतलब शोर हो गया, ऐसे समझ लो, चिंगारी निकल गई। और टकराने के बाद चिपक तो जाएंगे नहीं, वापस दूर दूर जाएंगे। तो जब ये दूर दूर गए तो ये रहा हमारा m1 और ये रहा m2, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? फाइनल v1, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? पहले ये बताओ, ये फिगर समझ में आया या नहीं आया? यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चों? इस साइड क्या हो रहा है? बिफोर कॉलिजन। यहां पर अभी कॉलिजन नहीं हुआ है। यहां पर क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया है? आइडियल कॉलिजन हो गया, और ये दूर दूर जा रहे हैं, यानी ये वाला केस क्या हो गया? आफ्टर कॉलिजन। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? आ गई। अच्छा, कोई मुझे बताएगा टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है? टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम क्या था बच्चों? इस बॉडी का मोमेंटम क्या था? m1 u1, m1 u1 प्लस इस बॉडी का मोमेंटम कितना था? देखो हमारे पास दो ही बॉडी है, यहां तो मैं 6 दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6, पर भैया वो दो ही हैं। दिमाग में इमेजिन करो, दो बॉडीज आगे टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद 4 नहीं हो जाएंगी, दो ही रहेंगी। तो इनिशियल मोमेंटम का मतलब है टकराने से पहले कितना मोमेंटम वो दोनों के पास था, यही था। चेक करो, m1 u1 प्लस m2 u2, सही है गलत? और दूसरी बात, टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हो गया बच्चों? टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन कितना हो गया? कितना हो गया जल्दी बोलो? टकराने के बाद जब ये इधर भागे तो इसका मोमेंटम है बच्चों, चेक करो, m1 v1, और इसका कितना है? m2 v2। समझ में आ गया? तो ये लॉ ये बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम है। मतलब ये वाली वैल्यू, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, और ये वाली वैल्यू इक्वल है, सेम है। मतलब आप ऐसे समझ लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से अगर चलें, ये जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो वो ये कहता है टोटल लीनियर इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों, इनिशियल मोमेंटम कितना था? चेक करो, m1 u1 प्लस m2 u2 will be equal to m1 v1 प्लस m2 v2। ये लॉ हमको ये बात बता रहा है। पहले आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन हमें ये प्रूफ करना है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम बताना है, और फिर बताना है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? टोटल फाइनल मोमेंटम की इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चेक कर लो, समझ में आ गया? लेकिन फिर आपको इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। करें प्रूफ? करें शुरू? पहले ये चेक कर लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। तो बच्चों अभी अभी मैंने तुम्हारे सामने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल लिख दिया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन अब ये तुम्हें इक्वल आए कैसे, वो हमें प्रूफ भी करना है। तो आप प्रूफ कैसे करोगे बच्चों? कैसे करोगे? देखो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो लिख ही रखा है। देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आप यूज कर रहे हो, हाँ या ना? बच्चों मुझे एक बात बताओ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर कॉलिजन हुआ है तो एक बॉडी ने दूसरे पर जितना फोर्स लगाया, दूसरे ने भी पहले पर एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाया होगा, हाँ या ना? लगाया होगा। तो इसका मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जरा चेक करो, F12 इज इक्वल टू F21 हो जाएगा, हाँ या ना?
और यहाँ 1 2 और 2 1 का मतलब ये मत समझ लेना कि ये 12 है और ये 21 है। 1 2 का मतलब होता है 1 पर कितना फोर्स लगा 2 की वजह से, 2 के कारण। और 2 1 का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 पर कितना ऑब्जेक्ट 2 पर कितना फोर्स लगा 1 की वजह से, 1 के कारण। समझ में आ गया? अच्छा तुम्हें ये भी पता होगा कि यहाँ पर माइनस आएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, इक्वल टू का साइन आ गया। ऑपोजिट कैसे डिनोट करोगे? साइन से। अच्छा एफ का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, जल्दी बोलो। dp बाय dt, यहां पर भी माइनस का dp 21 बाय dt आ जाएगा। बच्चों चेक करो, dt से dt कट गया। अच्छा dp12 का मतलब यहां पर क्या है बच्चों, dp का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। और 1 2 का मतलब यहां पर क्या है, मोमेंटम में कितना चेंज आया ऑब्जेक्ट 1 के 2 की वजह से। तो बस यहां पर सीधा सीधा ये देख लो 1 में, मतलब यहां पर जो dp लिखा है, dp का मतलब क्या है, यहां पर मैं वर्ड्स में लिख देता हूं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू माइनस का साइन है और ब्रैकेट लगा के dp21 का मतलब क्या है, वही मतलब है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2। समझ में आ गया? अब बच्चों जल्दी बता दो, जो ऑब्जेक्ट 1 है उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ऑब्जेक्ट 1 का फाइनल मोमेंटम क्या था, चेक करो, जल्दी बोलो। m1 v1 माइनस m1 u1। हाँ या ना? ऑब्जेक्ट 1 का चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो पहले कितना था मोमेंटम, m1 u1, बाद में कितना हो गया m1 v1। तो बाद वाले में से पहले वाला घटाओगे तभी तो चेंज आएगा। अच्छा यहां पर माइनस लगा दो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2, अगेन वही m2 v2 माइनस m2 u2। यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? अब बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, ये बन गया m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, बच्चों माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, यानी m2 u2 माइनस m2 v2। तो एक काम करते हैं, u1 वाला जो है ना, ये देखो ये माइनस का है, इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? देखो m2 u2 यहीं का यही है और ये भी u1 है, तो u और u वाले एक साथ रख देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है ना, तो ये हो गया m1 u1। और ये देखो m1 v1 ये रहा और v2 वाला इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी m2 v2। बच्चों चेक करना, क्या यही लाना था क्या हमको? अरे चेक करो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यही आ गया। यानी कि आप चेक करो ये क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, और इस साइड क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। समझ में आ गया? हो गया प्रूफ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फाइनली, तो वी कैन से दैट हेंस, ये इसकी जगह हेंस भी लिख सकते हो, टोटल लीनियर मोमेंटम in an ideal collision remains same before and after collision, before and after collision। आ गया समझ में? तो तुम्हें एग्जाम में भी बस इतना ही काम करना है। चले आगे। तो बच्चों इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। देखो
रिकॉइल ऑफ गन, मेरे को लगता है ये आप लोगों को पता ही होगा। जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो देखो फायर करते हैं, होता क्या है, गन कैसी होती है। अब सोचो बुलेट जब आगे जाएगी तो इसका मोमेंटम जो भी होगा mv, उतना ही मोमेंटम से गन भी पीछे जाएगी। समझ में आ गया। पर क्योंकि इसका मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, और ये भारी ऑब्जेक्ट है, इसका मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। समझ में आ गया। दूसरा वाला भी ऑलमोस्ट सेम ही है। व्हेन व्हाइल फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम गन शुड बी हेल्ड टाइटली। अगर बड़ी बंदूक है तो आपको उसको टाइटली पकड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि वो आपको रिकॉइल मारेगी, और अगर आप ढीले ढाले खड़े हो तो बंदूक भी गिरेगी, आपको झटका भी लगेगा बहुत तेज। समझ में आ गया। अच्छा, व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ अ बोट टू द शोर। बच्चों कभी बोट से किनारे कभी उतरे हो? जैसे कि मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये जमीन है और ये है पानी और ये है बोट। अब आपको यहां से क्या करना है, ये पूरी किनारे आने दो फिर उतर जाना, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन होता क्या है, लोगों को जल्दबाजी होती है तो यहाँ पे पैर रख के जोर से आगे कूदते हैं। अब बोट तो भाई यहाँ तो थोड़ा फ्रिक्शन कम है, तो जितने मोमेंटम से आप आगे गए हो उतना ही मोमेंटम आपने बोट को दे दिया पीछे। तो होता ये है कि आप इतनी बड़ी छलांग लगाने वाले थे, पर जैसे ही आपने पैर से पुश करा बोट तो पीछे चली गई, आप आगे जा ही नहीं पाए, तो फाइनली कहाँ गिरोगे? पानी में। मैं गया था ना जब अंडमान निकोबार घूमने, तो वहाँ ऐसा ही हुआ था। हम लोग छोटे छोटे आइलैंड पे जो है बोट से ही जाते थे, तो हम लोगों को तो फिजिक्स पता है, तो लेडीज लोग को थोड़ा जल्दी रहती है, तो वो जब शोर पे उतर रहे थे, जल्दी है उनको थोड़ी सी, आइलैंड को कुछ दिख जाएगा उनको, तो इसीलिए वो लोग जो है कूदे उस हिसाब से कि वो उस गैप को कवर कर सके, और बोट तो पीछे ही जाएगी ना, तो फिर वो समझ गए ना। ये भी क्लियर हो गया। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बच्चों बॉम्ब ऐसे रखा हुआ है और अचानक से ये फट गया, तो जब ये रखा हुआ है तो इसका मोमेंटम तो इस समय 0 है, तो पार्टिकल्स इतनी तेज कैसे उड़ गए? वो इसलिए क्योंकि इसके जितने भी टुकड़े होंगे ना, आप जरा चेक करो, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे और ये सारे टुकड़े हवा में उड़ जाएंगे, हाँ या ना। तो ये टुकड़ा अगर इधर गया है तो इसका ऑपोजिट वाला इस डायरेक्शन में गया है, तो मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जितने भी इसके टुकड़े हो रहे हैं ना, अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है विद सम मोमेंटम, तो ये पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो सभी का एक इक्वल एंड ऑपोजिट बन जाएगा, तो टोटल मोमेंटम जोड़ोगे तो आएगा तो 0 ही। तो इस वजह से जब ये एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब होता है तो वहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लग रहा है, क्योंकि जब वो रेस्ट पर था तो मोमेंटम 0 था, और फाइनल मोमेंटम जब सभी पार्टिकल्स का जोड़ोगे तो वो भी 0 ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो एक में माइनस का साइन लेते जाओगे। आप इन सभी पार्टिकल्स का मोमेंटम ऐड करने वाले हो, आप हर पार्टिकल का मोमेंटम, जैसे अगर ये इधर जा रहा है तो ये ऑपोजिट हो गया, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको माइनस लेना पड़ेगा ना, तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा? इक्वल बट ऑपोजिट, तो माइनस होने की वजह से एक एक कैंसिल आउट होता जाएगा। समझ में आ गया। और रॉकेट एंड जेट प्लेन्स। बच्चों जितने भी रॉकेट और जेट प्लेन है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आ गया। ये इनके पीछे क्या होता है, बहुत सारा फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा रहता है और ये यहाँ से बर्न होता रहता है, तो जितना भी ये थ्रस्ट यहाँ पर लगाएगा उतना ही थ्रस्ट इसकी मेन बॉडी पर लगेगा, हाँ या ना। तो ये जितने थ्रस्ट ये नीचे मारेगा जब फ्यूल बर्न होगा उतना इस पर लगेगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा। समझ में आ गया। और बच्चों एस्ट्रोनॉट वाला एग्जांपल मैंने तुम्हें थर्ड लॉ ऑफ मोशन में लास्ट क्लास में भी दिया था, याद है? अगर आप अपने स्पेसशिप से अलग हो गए हो और आपको उस पर जाना है तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो आप धीरे धीरे, देखो आपका मोमेंटम जो है, मोमेंटम तो सेम ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है उतनी मोमेंटम आपका है, पर क्योंकि आपका मास ज्यादा है तो कम वेलोसिटी से जाओगे, पर आप धीरे धीरे पहुंच जाओगे अपने स्पेसशिप की तरफ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसी के साथ बच्चों आज का तुम्हारा टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम खत्म होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें करने हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।